स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम बात करेंगे दी प्लेटफॉर्म बुक का एनटीपीसी का सेट जो आया है वॉल्यूम 4। ठीक है, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं भी एक बार बता देता हूँ। वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे और एनटीपीसी का तैयारी पूरा जोर शोर से करते होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या निकालना है? यही निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान हो वही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसकी दो समान भुजा कौन है? ये और ये। जब दो समान भुजा होगी तो ही समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अब कह रहा है हमारे क्वेश्चन में कि दो समान भुजाओं की संख्या कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। यानी अगर इसका लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी AC और AB का लंबाई 20 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा कह रहा है कि तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा क्या है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। देखिए, हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है, हम यही मानेंगे। ये बी ही माने, इसको बी ही मान लिए, सी हम नहीं मानेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में समान है। ठीक है, तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुना ए, यानी ये तीसरी भुजा √4 ये बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। बात को समझिएगा, चित्र से देखिए। 1/4 ए, 1/4 ए √4 बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर दोनों भुजाओं का स्क्वायर 4 गुना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही होता है। बस आप ए की जगह 30 रखिए, बी की जगह 20 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे? 1/4, ए की जगह क्या रख देंगे? 30। तो चलो भाई 30 यहाँ आ जाओ, 4 गुना बी क्या है? 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस ए 30 का स्क्वायर। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 30/4 को इसको यही 30/4 रहने देते हैं। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 400 गुना 4 यानी कि 1600 माइनस 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। ये हो जाएगा 900। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ लिख देते हैं 30/4 √600 में से 900 जाएगा, कितना आएगा? 700। ठीक है, तो 30/4 गुने 700 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 7 गुना अगर 100 कर दें तो 10 बाहर आ जाएगा, √7 अंदर आ जाएगा, तो गुना 10 गुना √7 अंदर आ जाएगा। काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, मार्टिन ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी का अपना वेतन का 13% एक अनाथालय में देता है, 12%, 14% तथा 16% क्रमशः दिव्यांग कल्याण संगठन तथा चिकित्सा सहायक संगठन को देता है। ठीक है, तो उनके वेतन से बाकी के रुपये 40,500 बैंक के मासिक खर्चों में जा रहे हैं, तो अनाथालय में दान किया हुआ राशि क्या आ जाएगा? सबसे पहले टोटल देख लेते हैं कितना दान किया गया है। ठीक है, तो टोटल दान किया गया रुपया कितना है? इसने क्या किया है? पहले तो 13% दान किया है, प्लस 12%, प्लस 14%, प्लस 16%, इतना रुपया ये दान किया है। ठीक है, तो जोड़ देंगे इसको, 3 2 5, 5 4 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 1 2 3 4 5, यानी कि अपने कमाई का 55% इसने दान कर दिया है। जब 55% दान कर दिया है तो 100 माइनस 55 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 45% इसका बचा है। ठीक है, इसे 45% का मान हमारे पास दिया हुआ है, 45% का मान दिया हुआ है
40,500, 40,500, तो 1% का मान कितना आ जाएगा? 40,500 बट्टा 45। अब हमसे पूछा है कि अनाथालय में कितना दान करता है, तो अनाथालय को कितना दान करता है? तो अनाथालय को 12% दान करता है। तो इसका 12% हम निकाल देंगे। 12% क्या हो जाएगा? 40,500 बट्टा 45 गुना 12। ठीक है, इसको काट दीजिए, 3 से काटिएगा तो ये आपका कट जाएगा 15 बार में, 3 से ये कट जाएगा 12 बार में, 15 को 405 से काटिएगा तो 15 दूना 30, 15 सते 105, यानी कि ये 2700 बार में कट जाएगा। तो 2700 को 4 से गुना कर दीजिए, 400 400 7 28 का 8, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, यानी कि 10,800 रुपये क्या करता है? अनाथालय को देता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अमीरों ने 725 उपहारों को 4 छोटे बच्चों में बांटा। यदि पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे का दुगुना, तीसरे बच्चे का 3 गुना और चौथे बच्चे का 4 गुना है, तो हिस्सा आपस में बराबर है, तो पहले और दूसरे बच्चे का हिस्सा का योगफल क्या हो जाएगा? यानी पहला दूसरा का योगफल पूछ रहा है। मान लीजिए ए, पहला का हिस्सा ए है, तो दूसरे का हिस्से क्या कर दिया? दुगुना, तो 2b, तीसरे क्या कर दिया? 3 गुना और चौथे का 4 गुना, चौथे का 4 गुना। ये हमारा क्वेश्चन में तीसरे बच्चे का 3 गुना और चौथे बच्चे का 4 गुना है, तो ये आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ से 2 3 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकल जाएगा। ये हो जाएगा ए 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, सी हमारा 4 हो जाएगा और डी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया, 12 6 4 3 हमारे पास अनुपात आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि ए और बी का योगफल पूछ रहा है। ए क्या है? ए और बी का योगफल कितना हो जाएगा? 12 प्लस 6 यानी कि 18। ठीक है, यानी कि 18। तो कितना कह रहा है कि 725 उपहार है, तो ए प्लस बी का 725 बट्टा इन सभी को जोड़ देंगे, 12 6 18 4 22 3 25 गुना ये कितना योगफल है? 12 6 18 यानी 18। तो 25 से इसको काट देंगे, 25 दूना 50 और ये हो जाएगा 25 25 दूना 50, तो ये हो जाएगा 7 में 225, यानी कि ये हो जाएगा 9 बार में 29। ठीक है, तो ए प्लस बी को 29 को 18 से गुना कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट से करेंगे 8 9 72 के 2, यानी कि जिसके लास्ट में 2 है तो एक ही है, ऑप्शन सी है, जिसके लास्ट में 2 है जो बहुत बड़ा संख्या है। 52 तो होगा नहीं, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये 522 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 दिया है तथा लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है। देखिए, यहाँ पे HCF और LCM का योग दिया हुआ है 680 और LCM MCF का 84 गुना। मान लीजिए HCF मान लेते हैं x है, तो हमारा LCM क्या है? महत्तम समापवर्तक का 84 गुना है, ये क्या हो जाएगा? 84x। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? अगर एक संख्या 56 है तो हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। पहले तो हम एलसीएम एचसीएफ का मामला सुलझाते हैं। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दिया होगा? 680, और हमने माना कि एचसीएफ हमारा x है, तो एलसीएम कितना गुना है उसका? 84। तो ये 84 और 1 85x का मान, इन दोनों को 84 या 1 85x का मान हमारे पास कितना दिया है? 680 दिया है। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 680 बट्टा 85, यानी कि ये कट जाएगा 6 5 30 के 0 हाथ में, यानी कि ये 8 बार में कट गए, यानी x का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, जब x का मान आ गया, इसका मतलब है कि हमारे पास HCF का मान क्या आ गया? 8 आ गया। जब HCF हमारे पास 8 आ गया तो LCM क्या है? LCM इसके 84 गुना है, तो 84 गुना 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा 8 चौको 32 के 2 हाथ में 3, 8 64 64 और 3 67,
यानी कि एलसीएम हमारे पास 672 आ गया। अब हम जानते हैं कि एलसीएम गुना एचसीएफ का मान क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यही होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ का मान होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम हमारे पास आ गया 672, एचसीएफ हमारे पास आ गया 8, और पहली संख्या हमारे पास क्या दिया हुआ 56। तो 56, तो दूसरी संख्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल देंगे, काट देंगे, 8 7 56, और 72, 672 को 7 से काट देंगे, दूसरी संख्या आ जाएगा 7 9 63, और ये इससे कटेगा 7 9 63, 42 7 6 42, यानी कि दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, इससे रिलेटेड एलसीएम एचसीएफ। कभी कभी क्या ये तो थोड़ा सा टफ दे दिया है, यानी कि कभी डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, एलसीएम का मान आपके पास दे दे रहा है, एचसीएफ का मान दे दे रहा है, पहली संख्या दे दे रहा है, दूसरी संख्या पूछ ले रहा है, या दूसरी संख्या देके पहली संख्या पूछ रहा है। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप के पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि फैक्टोरियल 234 का आगामी शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी का भी शून्य ज्ञात करने के लिए उसमें 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है, तभी आपका शून्य होगा, यानी 5 गुना 2 यानी कि 10, तो 5 का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करते हैं कि 234 में 5 5 का स्क्वायर 5 के क्यूब से भाग देते जाएंगे, हमारा आ जाएगा। देखिए 234 में हम 5 का भाग देंगे, प्लस 234 में हम 5 के स्क्वायर का भाग देंगे, 234 में हम 5 के क्यूब का भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा। देखिए 234 में अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 के 20, 5 के 20 34, 5 6 के 30, यानी कि 46 को 5 होगा, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 25, 25 को 8 से भाग देंगे तो 25 8 है 200, अब 25 ना 225, यानी कि इसमें 9 जाएगा, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 125 को 234 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, वो एक बार में जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 46 9 55 और 1 56, तो कितना जीरो संख्या हो जाएगा, तो ये आपका 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का आ रहा है कि 432 के भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 432 के भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह से पूछे ना तो कुछ नहीं करना है, इसका आप एलसीएम लीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर एलसीएम लीजिए, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर एलसीएम लीजिए, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर एलसीएम लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। फिर एलसीएम लीजिए 3 9, फिर एलसीएम लीजिए 3 के 9। अब यहाँ पे देखिए ये कितना पावर बन रहा है, ये बनेगा 1 2 3 4, 2 के पावर 4 गुना ये 1 2 3, 3 के पावर 3, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 3 है। तो भाजक की संख्या क्या कीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए, गुने इस पावर में 1 जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, 4 1 5 गुना 3 1 3 प्लस 1 4, यानी कि इसके भाजक की संख्या कितना हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो 20 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, ये दिया गया है कि निम्नलिखित कॉलम का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। एक प्रकाशन कंपनी हजारवा की 5 शाखाओं में 2010 और 2011 में पुस्तक की बिक्री दिखाई गई है, ठीक है। ये आपको C1 C2 C3 C4 C5 दिखाई गई है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे पूछा जा रहा है कि 32 में पूछा जा रहा है कि 2010 की सभी शाखाओं के लिए औसत बिक्री क्या हो जाएगी। तो सभी 2010 के लिए सभी औसत हमको निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, तो हम देखेंगे कि 2010 यानी कि आप देख रहे हैं एक इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, इसमें लाइन दिया हुआ है, ये 2010 है, 2011 का दिया हुआ है जो बिल्कुल ही ब्लैक है, ये बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। तो 2010 की बात की गई है, तो 2010 का औसत क्या हो जाएगा, औसत हम क्या कैसे निकालेंगे, निकाल लेंगे 2010 का औसत कितना है
तो देख रहे हैं कि पहला में 76 है, दूसरा में 58 है, तीसरा में आपका 88 है, चौथा में भी 88 है, और दूसरा में 88 है, तीसरा में 77 है। 76, 58, 76, 58, 88, 77 प्लस 81। तो इन सभी का औसत हम नहीं निकाल देंगे, जोड़ के 5 से भाग दे देंगे, हमारे पास औसत आ जाएगा। देखिए 8 6 14, 14 8 22, 22 7 29, 31 के 0, हाथ में 3, 7 3 10 5 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 8 38, यानी कि 380/5। इसको भाग दे दीजिए, 5 7 35, 5 7 35 और 5 36, यानी कि औसत कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं 32 33 नंबर में कह रहा है कि दोनों वर्षों के लिए C1 C3 और C5 शाखाओं की कुल बिक्री एक साथ क्या थी। तो देखिए C1 का कितना है, 76 प्लस 78। ठीक है, इन सभी को जोड़ देते हैं, ऑल का जोड़ देते हैं। C1 का हो गया, फिर हमसे पूछा है C3 का, तो 88 प्लस 76 C3 का हो जाएगा, और C5 का पूछा है तो ये 81 प्लस 71 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 8 22, 22 6 28, 29 31, 29 31 के 0, हाथ में 3, 7 3 10 17 17 8 25, 25 7 32, 32 7 40 7 47, यानी कि 470। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ग्राफ का है, आप देख सकते हैं। नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 का आ रहा है कि शीला सामान्य गति से 15/16 गुना चाल से चलती है, तो किसी निश्चित बिंदु पर 6 मिनट देरी से पहुंचती है। तो निश्चित बिंदु पर पहुंचने का सामान्य समय ज्ञात कीजिए। हमको सामान्य समय ज्ञात करना है। ठीक है, सामान्य समय ज्ञात करना। देखिए इस तरह का प्रश्न दिया है, वो किस चाल से चल रही है, 15/16 से, उसको चलना चाहिए 16 के चाल से, चल रही है 15 के साथ। तो जो देखिए इस तरह का प्रश्न ऐसे कीजिए, जिस चाल से चल रही है, जिस चाल से चल रही है गुना समय बट्टा चालों में अंतर, बट्टा चालों में अंतर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जिस चाल से चल रही है, किस चाल से चल रही है, तो सामान्य चाल 15 से चल रही है, कितना टाइम लग रहा है, तो 6 मिनट लेट हो रहा है। चालों में अंतर कितना है, तो 1 मिनट का अंतर है, बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि वो 90 मिनट में पहुंच जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। कितना मिनट लगेगा, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आ रहा है कि एक व्यक्ति एक मकबरे के त्रिकोणीय क्षेत्र जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, कि तीनों भुजाओं पर क्रमशः 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति आवर की गति से यात्रा करता है, तो उसकी पूरी यात्रा का औसत क्या हो जाएगा। तीनों भुजा समान है, ठीक है, मान लीजिए ये त्रिकोणीय है, ये तीनों भुजा समान है। ठीक है, कर इसकी भुजाओं के बराबर, तीनों भुजाओं पर औसत चाल हमको ज्ञात करना है। तो औसत चाल हम कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर, चाल बराबर क्या होता है, ठीक है, तो चाल बराबर हो जाएगा 3 गुने, ये किसकी चाल से चल रहा है, ये 12 किलोमीटर, पहला कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर के चाल से, 24 किलोमीटर के चाल से, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 12 गुना 24, 24 गुना 10 और 10 गुना 12। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे, या तो जोड़ दीजिए या ऊपर नीचे काट दीजिए। ये जोड़ है, यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ऊपर वैसे ही रहने दीजिए, 12 3 36, 36 गुना 240 इसमें लिखते हैं। ठीक है, चलिए 12 को 24 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 288, प्लस 24 दहा 240, प्लस 12 दहा 120। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8, नीचे 8, 8 4 12 2 14 के 4, हाथ में 1 2 1 3 2 5 1 6, 6 से 48 आ जाएगा। ऊपर 36 और 24 का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 चौको 24 के 4, हाथ में 2 4 3 12 2 14, 2 6 12 के 2, हाथ में 1 2 3 6 1 7 4 4 2 6 7 1 8,
8,640 आ जाएगा। तो 648 को 8,640 से भाग दे देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं। 200 पहले, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 चौके 8। इसको काटते हैं, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना यानी 4,320। फिर देखते हैं 4 से कट जाएगा क्या? 4 से कट जाएगा। 4 8 है 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 8 है 32 यानी 1000। चलिए हम क्या करते हैं, 1080 को 81 से अगर हम भाग देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 13.33 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं कि किसी अधूरे ऊर्ध्वाधर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण आधार से 100 मीटर क्षैतिज दूरी पर 45 डिग्री है। कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये इस तरीके से इसका ये 100 मीटर डिस्टेंस है। कितना है? 100 मीटर डिस्टेंस है। इसका कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री है। यदि पूरे बने खंभे के शीर्ष का उसी बिंदु पर, ये मान लीजिए ये कोई ऊंचाई है हमारा h, ठीक है, यदि पूरे बने खंभे के शीर्ष का उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है तो अधूरे बने खंभे की ऊंचाई को कितना और बढ़ाना पड़ेगा। यानी कह रहा है यहां से एक और खंभा गया है, ठीक है, ये, ठीक है, लेकिन इसका मान 45 डिग्री है और इस पूरे का कोण कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? मान लीजिए ये h है, हमने इसको मान लिया x, इस ऊंचाई को हमने x मान लिया, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अधूरे बने खंभे की ऊंचाई को और कितना बढ़ाना पड़ेगा, इसको और कितना बढ़ाना पड़ेगा, यही हमसे पूछ रहे हैं। देखिए सबसे पहला हम काम करते हैं, इस h का वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए ये हमारे पास क्या त्रिभुज है, ये आप इस तरीके से देखिए, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगी, ठीक है, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने ए होता है और 45 डिग्री के सामने ए होता है। अगर इसका मान 100 मीटर दिया है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। यानी कि इस h का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 मीटर आ जाएगा, ठीक है, बात को समझिएगा। इस h का मान हमारे पास 100 मीटर आ गया। ये किस केस में? तो 45 डिग्री केस में। अब आते हैं, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब ये 45 डिग्री का हो गया, अब ये बड़ा वाला 60 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। जब 60 डिग्री का हम निकालेंगे तो देखिए ये 60 डिग्री होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। देखिए 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो ए होता है, ठीक है, और 60 डिग्री के सामने जो भुजा होता है a√3 होता है। बात को समझिएगा, 30 डिग्री के सामने ए होता है, 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। तो ये देखिए टोटल संख्या कितना है? h प्लस x है। तो ये देखिए ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा? 100√3 हो जाएगा, 100√3 हो जाएगा। बात को समझिएगा, ये 100 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 60। 60 के सामने क्या होता है? 60 के सामने आपका a√3 होता है तो ये हो जाएगा 100√3। और 100√3 किसके बराबर है? h प्लस x, यानी कि h और x। हमने स्मॉल h का मान क्या निकाला है? स्मॉल h का मान हमने 100 निकाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस x बराबर 100√3, ठीक है। तो इस x का मान हम क्या निकालेंगे? x का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? 100√3, इसको हम उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 100 कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या बच जाएगा? √3 - 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हम ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 का आ रहा है कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड में परिवर्तित होती है। यदि वह एक साथ 9:15 पर परिवर्तित होती है तो अगली बार वह पुनः कब एक साथ परिवर्तित होगी, यानी कब परिवर्तित होगी, ठीक है। हमारे पास क्या दिया हुआ? 48, 72 और 108। इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए कुछ नहीं, बस एलसीएम ले लीजिए। जो सेकेंड आपको दिया रहेगा उस सेकेंड का एलसीएम लीजिए, उसको मिनट से भाग दीजिए। इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से शुरुआत करते हैं
2 से ये हो जाएगा 24, ये 36, 2 5 10 यानी कि 54। ठीक है, फिर इसको काटिए, 2 से काटिए 12, 18, 27, 2 से नहीं जाएगा, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 छक्का 18, 3 नवा 27। फिर आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6 9। फिर 3 से काटिए इसको, 2 यहाँ 3 एकम 3, ये आपका एलसीएम आ गया। क्या आ गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, नहीं 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72, 72 गुना 2 3 6, कितना हो गया? 6 दूना 12 के 2, हाथ में 1, 742 1 43, 432 हमारा एलसीएम आ गया। 432 जब हमारा एलसीएम आ गया, 432 सेकेंड, यानी कि ये 432 सेकेंड में जाके एक साथ बजेगी। इसको मिनट से 60 से भाग दे दीजिए, मिनट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7 6 7 42, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड हमारा इसका टाइम आ गया। यानी कि अब फिर 7 मिनट 12 सेकेंड में एक साथ बजेंगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साथ कितने बजे बजी थी? 9:15 में बजी थी। तो फिर कब बजेंगी? 9:15 में बजी थी, तो ये बजेंगी आपका फिर 7 मिनट 12 सेकेंड में। तो 7 मिनट 12 सेकेंड जोड़ दीजिए, तो 12 का 12, 15 7 22, यानी कि 9:22 12 सेकेंड में फिर ये दोबारा बजेंगी। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का आ रहा है कि किसी संख्या को 119 से विभाजित करने के बाद 16 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ जाएगा? देखिए 119 को किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? शेषफल 16 बचता है। ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या होगा? 119 प्लस 16 होगा, तो 9 6 15 के 5, हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, यानी कि वो संख्या क्या था? 135 था, जिसे भाग दिया गया तो उसका शेष 16 आया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इसी संख्या को अगर 17 से विभाग किया जाए, यानी कि 135 को अगर हम 17 से विभाग करें तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा? ठीक है, तो चलिए इसको भाग करते हैं। तो ये कितना बार में जाएगा? 8 बार में चल जाएगा। 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 कम 8 5 नहीं जाएगा, 7 बार में जाएगा। ठीक है, ये 7 बार में जाएगा। 7 7 49 के 9, हाथ में 1, 7 में 7 1, 7 में 7 4 11, 119 बार में जाएगा। तो 15 में से 9 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि जब इसको विभाजित किया जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16 शेष बचेगा। यानी 135 को 17 से विभाग किया जाएगा तो कितना शेष बचेगा? 16 शेष बचेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।